हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी छात्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपका अपना परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने झारखंड सामान्य ज्ञान को डिस्कस किया था और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपको कौन कौन से विषय देखने को मिलेंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, इन सभी के प्रश्न जो है आज के सेशन में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज का सेशन जो है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, विनती है कि आप सेशन को एंड तक धैर्य के साथ देखिएगा। यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर इज द ऑप्शन बी, 1915 में की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1915 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इस संस्था ने आर्य समाज और अन्य हिंदू संगठनों के साथ कार्य किया था। 1915 में हरिद्वार में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1929 में पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? दिसंबर 1929 में हुआ था और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को महात्मा गांधी ने लाहौर में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसी कारण 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, एओहुम, तिलक और गोखले या डी मैडम ब्लाटवस्की और आलकाट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाटवस्की और आलकाट ने मिलकर की थी। मैडम ब्लाटवस्की कहाँ की महिला थी? रूसी महिला थी और कर्नल आलकाट अमेरिकी नागरिक थे और इन दोनों ने मिलकर 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और इसके द्वारा उन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म को फिर से यानी पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? व्यापगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों के अधिग्रहित नहीं किया गया था? यानी व्यापगत के सिद्धांत के द्वारा किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से करना होगा। किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिग्रहित नहीं किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर को अधिग्रहित नहीं किया गया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे अधिग्रहण किया था? सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, नागपुर और झांसी को 1854 में, तंजौर और आरकाट पर 1855 में और अवध पर 1856 में इन्होंने कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अलीनगर की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी?
अलीनगर की संधि। फटाफट आंसर को करते चलिएगा। अलीनगर की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। अलीनगर की संधि कब हुई थी दोस्तों? 9 फरवरी 1757 को। किनके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। और इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को किला बनाने और करों को भुगतान किए बिना व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थी। अलीवर्दी खान कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था और उन्होंने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थी। अलीवर्दी खान के अनुसार मधुमक्खी के छत्ते ऐसे हैं जिनका काम जो है शहद देना है, लेकिन यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो वे परेशान कर देंगे और मौत के घाट उतार देंगे। ऐसा अलीवर्दी खान का मानना था। अगला सवाल ज्योग्राफी से, क्वेश्चन नंबर 7, पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आंध्र प्रदेश में। पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की एक बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों। किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी की बात कर लिया जाए तो इसका उद्गम कहाँ होता है? महाराष्ट्र के नासिक से इसका उद्गम होता है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। और इसी नदी पर आपको पोलावरम प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? साबरमती अरब सागर में गिरती है, ताप्ती अरब सागर में गिरती है, नर्मदा भी अरब सागर में गिरती है, तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है और पूरब की ओर बहती हुई कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तुंगभद्रा याद कर लीजिएगा दोस्तों, 2 नदियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक नदी का नाम है तुंग और दूसरे नदी का नाम है भद्रा। इन दोनों के संगम से तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। और इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है दोस्तों? कर्नाटक में एक जगह है कुडली, याद कर लीजिएगा। कुडली नामक स्थान पर दोनों नदियाँ मिलती है तो तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। और ये दोनों नदियाँ जो है चिकमंगलूर जिले से निकलती हैं और ये नदी जो है मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है। तुंगभद्रा नदी की लंबाई की बात कर लिया जाए तो लंबाई 531 किलोमीटर है और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र 71,417 वर्ग किलोमीटर है। तुंगभद्रा की बात कर लिया जाए दोस्तों, ये कृष्णा की सहायक नदी है। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन सियोना समुद्रम की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी दोस्तों? सियोना समुद्रम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1902 में की गई थी। सियोना समुद्रम जल विद्युत परियोजना एशिया की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है और इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। कहाँ पर है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 10, अति महत्वपूर्ण सवाल आपके स्क्रीन पर। निसी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? उत्तरी पूर्वी राज्य में निवास करती है, उस राज्य का नाम आपको यहाँ पर बताना है। आंसर इज द ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ जो है निवास करती है? निसी, आपातानी, तागिन, तांगसा, सिंगपो, मोनपा, अक्का, शेरदुकपेन, मिसमी, खंभाती और वानियो, ये सभी जनजातियां जो है अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 11, इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किन नदियों से आता है? केवल सतलज से, सतलज और ब्यास से,
सतलज, ब्यास और रावी से, सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब से। इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किन दो नदियों से आती है? किन नदियों से आती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज और ब्यास से आती है। इंदिरा गांधी नहर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो भारत का सबसे बड़ा नहर प्रोजेक्ट है और यह नहर जो है पंजाब के हरीके बांध से शुरू होती है और हरीके बांध के पास ही दो नदियां मिलती हैं, एक ब्यास और दूसरा सतलज। ये दोनों नदियां जो है हरीके बांध के पास मिलती हैं और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इस नदी की पहली स्टेज 1983 में पूरा हुई थी। नहर की लंबाई की बात कर लिया जाए कितना है? 649 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पुरू का मुख्य बंदरगाह नहीं है? पारादीप उड़ीसा में है जो कि पूरब में है, एन्नोर और तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, ये भी पूरब में है, जबकि न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है जो कि पश्चिम में है। आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, न्यू मैंगलोर पश्चिम में स्थित बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कर्नाटक में स्थित है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 4 मई 1974 को। आइए हम भारत में स्थित सभी बंदरगाहों को बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पूर्व में आपको दिखाई दे रहा होगा कोलकाता बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, एन्नौर और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, तूतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है, जबकि कोची केरल में, न्यू मैंगलोर और कर्नाटक में और मारमा गोवा में। नहावा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये भी महाराष्ट्र में है, जबकि कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं आपका हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? मौलिक कर्तव्य 0 थे, यानी एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। इसे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जब इसे जोड़ा गया था तब मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? मात्र 10 थी, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं और 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़े गए थे। क्लियर? किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। लेकिन इसे मानने के लिए किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान से, त्रिपुरा को स्पेशल राज्य का दर्जा देने से संबंधित प्रावधान, मताधिकार की आयु 21 से 18 करने का प्रावधान या राजनीतिक दल बदल के विरोधी प्रावधान। 52वां संविधान संशोधन। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। दल बदल विरोधी अधिनियम एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। इसे 1985 में
52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान किया गया है, जिसमें सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। फटाफट से आंसर को करते चलिए। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से यानी कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। इसके अलावा एकल नागरिकता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, न्यायालय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थानी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। भारत के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं दोस्तों? कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, याद कर लीजिएगा संस्कृत को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके अलावा सिंधी और हिंदी को भी शामिल किया गया है। और सबसे अंत में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में से किसी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज ऑप्शन सी, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्लियर? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में। और संविधान संशोधन विधेयक जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी राज्य विधायिका में संविधान में संशोधन के लिए बिल पेश नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीसी महालनोबिस ने की थी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कैसा संगठन है दोस्तों? ऐसा संगठन है जो देश के विभिन्न हिस्सों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस प्रदेश का है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का है। कितना है? 11,297 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। जबकि राज्य की बात कर लिया जाए तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 21, निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें अलग अलग तरह की राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में केंद्र और राज्य सरकार के खर्चे का अनुपात क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25%। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात कर लिया जाए, यह शुरू कब हुई थी? 1 अप्रैल 1991 को, 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? गांव में स्वरोजगार का सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
इसमें केंद्र सरकार 75% वहन करती है, जबकि राज्य सरकार 25% वहन करती है। 23 का आंसर कर लीजिए। उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च संगठन कौन है? आंसर इज ऑप्शन ए, IDBI। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI उद्योगों के विकास के लिए ऋण देने वाला संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट 24, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, जबकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण याद कर लीजिएगा 1969 में किया गया था। RBI की राष्ट्रीयकरण यदि आपसे पूछ लिया जाए कब किया गया था दोस्तों? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। SBI का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 21 जुलाई 1969 को किया गया था और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों। T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन है? आंसर इज द ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किन देशों के बीच हुआ था दोस्तों? फाइनल का मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 19 रन से हराकर इतिहास रच लिया था। इसके साथ ही T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 26, हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल में किस देश ने बेल्जियम को हराकर विश्व कप पर कब्जा कर लिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी ने। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप में बेल्जियम को शूट आउट में शिकस्त दी थी और शिकस्त देकर तीसरी बार खिताब जीता था। जर्मनी इससे पहले 2022 में और 2006 में यह कप जीत चुका है और जहां उन्होंने फाइनल में दोनों बार ही ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। 74वें गणतंत्र दिवस परेड की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था और इस जीत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रदेशवासियों को तहे दिल से बधाई दी थी। क्वेश्चन नंबर 28, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2023 की सूची में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आंसर इज द ऑप्शन सी, सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, सिंगापुर के पास अब विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है और वह अपने नागरिकों को विश्व भर के 227 में से 192 देशों की यात्रा बिना वीजा का करवा सकता है। इससे पहले यह खिताब किसके नाम था? जापान के नाम था। उप विजेता में कौन कौन से देश आते हैं? जर्मनी, इटली और स्पेन दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन जापान के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत की बात कर लिया जाए तो हाल में जारी की गई हेनले पासपोर्ट 2023 में 2022 में 87वें स्थान की तुलना में अब 80वें स्थान पर पहुंच गई है और भारत जो है 57 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कराने की सुविधा प्रदान कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा एम गंगा बिलास के नाम से शुरू की गई है। यह रिवर क्रूज सेवा किन दो राज्यों के बीच शुरू हुई है? फटाफट से आंसर को करेंगे दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश और असम के बीच की गई है।
एमवी गंगा बिलास दुनिया का सबसे लंबा मोटर वेसल रिवर क्रूज है। इसे 13 जनवरी 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन लुई ब्रेल का जन्मदिन है और लुई ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में 1809 में हुआ था और वे बचपन में ही एक दुर्घटना में अंधे हो गए थे। दोस्तों, सामान्य अध्ययन का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के साथ। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।